So, definition of asthma is a persistent respiratory condition that affects the lungs airways is asthma. It is characterized by airways inflammation and contractions, which can lead to chest tightness, coughing, wheezing, and shortness of breath. The severity of asthma can range from mild to severe, and it can be brought on by a number of things such as allergens, pollution, exertion, and respiratory infections. मीन्स अस्थमा एक ऐसा परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी कंडीशन होता है जिसमें जो लंग्स का एयरवेस है मीन्स ब्रोंकाई जो है वो अफेक्टेड होता है। और इस कंडीशन में जो एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है। मीन्स जो एयरवेज रहता है उसमें सूजन हो जाता है और जो उसका इंटरनल साइज रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होगा। और चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, कफिंग होता है, वीजिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, घरघराहट आता है और सांस लेने में बहुत सारा दिक्कत होता है। अस्थमा का जो कंडीशन है माइल्ड से लेके वो सीवियर हो सकता है। और ये जो अस्थमा का कंडीशन है बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, जैसे कि एलर्जी हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है, तनाव हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है। अगर अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है घरघराहट, मतलब ये हाई पिच विस्टलिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग। जब हम लोग सांस लेंगे तो उस टाइम पे अस्थमा के कंडीशन पे बहुत ज़्यादा घरघराहट होती है, आवाज़ आती है। सेकेंड इंक्लूड है आपका कफिंग, स्पेशली एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कफिंग जो है स्पेशली नाइट में होता है और मॉर्निंग में होता है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग और फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ। तो क्या होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। फोर्थ नंबर है चेस्ट टाइटनेस, ए फीलिंग ऑफ प्रेशर और कॉन्ट्रिक्शन इन द चेस्ट। तो चेस्ट में आपको प्रेशर का फील होगा और संकुचन हो जाता है चेस्ट पे, मीन्स कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर रैपिड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग फास्टर देन नॉर्मल। तो इस कंडीशन में जैसा आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग रहता है वो उससे फास्ट हो जाएगा। सिक्स नंबर है फटीक, फीलिंग टायर्ड और वीक डियर टू डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में सांस लेने में जो परेशानी होता है इसके वजह से वीकनेस फील होगा और टायर्डनेस फील होता है। देन कम्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। सो अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सो ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा टिपिकली इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस एंड लाइफ स्टाइल चेंज। मेडिकेशंस में इंक्लूड, अगर हम लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन का को इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ कुछ लाइफ स्टाइल चेंज भी करने होते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे जो मेडिकेशंस है जो इन्वॉल्व किया गया है उसमें फर्स्ट ग्रुप है इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो क्योंकि पता है अस्थमा के कंडीशन पे जो आपका एयरवेज रहता है वो कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उसको डायलेट करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं। तो इसमें एक मेडिसिन आपके इन्वॉल्व किया गया है इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स, मतलब इन्हालेशन के थ्रू इस ड्रग को लेंगे और ये जो कॉन्ट्रिक्ट एयरवेज है उसको डायलेट करेगा। सो दीज आर द मेडिकेशन दैट ओपन अप द एयरवेज मेकिंग इट ईजियर टू ब्रेथ। दे आर आफ्टन यूज्ड ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक। तो इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि आपके एयरवेज को ओपन करता है और सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसको कम करता है, और इसको हम लोग अस्थमा के अटैक के दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ग्रुप इसमें इन्वॉल्व किया गया है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो दीज आर मेडिकेशन दैट रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज हेल्पिंग टू प्रिवेंट अस्थमा अटैक। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं एयरवेज में और अस्थमा के अटैक से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड ग्रुप है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। सो दीज आर द मेडिकेशन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइंस एंड ल्यूकोट्राइंस आर द केमिकल्स दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज। सो ल्यूकोट्राइंस मॉडिफायर्स ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि ल्यूकोट्राइन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, और ल्यूकोट्राइंस ऐसे केमिकल्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एयरवेज में इन्फ्लामेशन करने का काम करता है। फोर्थ नंबर है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है आपकी इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर देगा। सो दीज आर द मेडिकेशंस दैट मॉडिफाई द इम्यून सिस्टम टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रिवेंट अस्थमा अटैक। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर देते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और अस्थमा से प्रिवेंट करता है।
सो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मेडिकेशन के साथ साथ में कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो कि अस्थमा के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। इसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है अवॉइडिंग ट्रिगर्स। सो दिस कैन इंक्लूड एलर्जेंस, पॉल्यूटेंट्स एंड अदर इरिटेंट्स दैट कैन ट्रिगर अस्थमा अटैक। तो अवॉइडिंग ट्रिगर्स मतलब ऐसे होते हैं जो कि अस्थमा को आपका बढ़ाने का काम करते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि एलर्जी, जिससे आपको एलर्जी उससे आपको दूर रहना है, प्रदूषण से आपको दूर रहना है, या फिर ऐसे दूसरे इरिटेंट्स हैं जो कि अस्थमा के अटैक को लाने का काम करता है, उससे आपको दूर रहना है। सेकेंड है मेंटेनिंग हेल्दी वेट। ओबिसिटी कैन वर्सन अस्थमा सिम्टम्स। तो आपको हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है। ओबिसिटी मीन्स जब आपका वजन बढ़ता है तो अस्थमा के सिम्टम्स भी बिगड़ते जाएगा। थर्ड है एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। एक्सरसाइज कैन हेल्प इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। तो एक्सरसाइज को हमेशा बेस्ट माना गया है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो लंग का फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा और पूरा आपका ओवरऑल जो हेल्थ है, पूरा हेल्थ है वो भी आपका ठीक रहेगा। एंड नेक्स्ट है क्वाइटिंग स्मोकिंग को रोकना, क्वाइट करना। सो स्मोकिंग कैन वार्सन अस्थमा सिम्टम्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग डिसीज। अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो आपका अस्थमा का जो कंडीशन है और बिगड़ते जाएगा और लंग डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो हमको स्मोकिंग को भी क्वाइट करना है। अस्थमा के ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी को बेस्ट बनाने के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि जो अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको कंटिन्यूअसली मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे एक बेटर तरीके से हम लोग अस्थमा का ट्रीटमेंट कर सके। अगर जो अस्थमा का जो पेशेंट है उसको अगर राइट केयर मिलता है तो वो हेल्दी रहेगा और हमेशा वो एक्टिव रहता है।